तो अब हम पढ़ेंगे WBC के बारे में। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसेल्स भी बोल सकते हैं। कॉर्पसेल्स हमने बताया था कि दे आर फ्लोटिंग सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स, इनका साइंटिफिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। इनको बोला जाता है बॉडीगार्ड्स या फिर सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि क्या है ना, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसीलिए ये बॉडीगार्ड या सोल्जर की उपाधि इन्हें दी जाती है। 0.001 ml में 4000 to 11,000 WBC होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि WBC का जो रेशियो है RBC और प्लेटलेट से, वो है 600:1:40, जहाँ पे 1 WBC है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ WBC, जहाँ पर हमें पढ़ना है 5 प्रकार के जो WBC होते हैं वो। तो 5 टाइप क्या होते हैं? पहला टाइप होता है, और ये हमें ना थोड़ा ऑर्डरिंग में भी देखना है कि कौन से 5 टाइप के WBC हैं। तो पहला WBC होता है यूसिनोफिल। दूसरा WBC होता है बेसोफिल। तीसरा WBC होता है न्यूट्रोफिल। चौथा WBC होता है मोनोसाइट। और 5वां WBC होता है लिम्फोसाइट। इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे चल के पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये हो गए हमारे 5 WBCs। फिर से याद करिए, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इन 5 टाइप्स ऑफ WBC के बारे में। तो लार्जेस्ट इन साइज कौन है? मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा WBC होता है। हमें पता है कि WBC RBC से बड़े होते हैं और RBC प्लेटलेट से बड़े होते हैं, लेकिन WBC में भी सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट होता है लिम्फोसाइट। ये हमने साइज़ के अकॉर्डिंग पढ़ा। तो लार्जेस्ट होता है मोनोसाइट और स्मॉलेस्ट होता है लिम्फोसाइट। सेकंड है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस मैक्सिमम परसेंटेज किसका है और मिनिमम परसेंटेज किसका है, ये आता है क्वेश्चन कि किस WBC का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, कौन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो मैक्सिमम परसेंटेज होता है न्यूट्रोफिल का, क्योंकि भाई न्यूट्रल बंदा ही सबसे ज़्यादा होता है हमारा, तो न्यूट्रोफिल होता है सबसे ज़्यादा। और जो बासा बसाया हुआ है वो सबसे कम होगा। तो बेसोफिल इज़ द लीस्ट पॉपुलस। सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट, सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल, सबसे कम होता है बेसोफिल। अब आता है लाइफ स्पैन। WBCs 1 दिन से लेके 15 दिन तक अलग अलग WBC अलग अलग टाइम पे मरते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है और लीस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा WBC ज़िंदा रहता है और सबसे कम कौन सा WBC ज़िंदा रहता है। तो हमारा जो बेसोफिल था वो परसेंटेज वाइज सबसे कम था, ये सिर्फ 0 से 1% ही है। और ये जो न्यूट्रोफिल है ये सबसे ज़्यादा था, ये 60 to 70% है बॉडी में। तो जो 0 to 1% है बेसोफिल, वो ज़्यादा दिनों तक जिएगा। समझ रहे हो ना, सबसे कम है, सबसे ज़्यादा दिनों तक जिएगा। तो मोस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है? बेसोफिल का। और लीस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है? लीस्ट लाइफ स्पैन सिर्फ 1 से लेके 1 दिन या फिर आधा दिन, इतना कम जी रहा होता है, और वो होता है लिम्फोसाइट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल 3 फैक्ट्स जो हमें WBC के बारे में याद रखने हैं। पहला है कि लार्जेस्ट होता है मोनोसाइट, लार्जेस्ट और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइफ स्पैन। इन तीनों को हमें याद करना है कि कौन सा WBC किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है।
तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि WBC हमें इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है, हाउ इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो मैंने बताया था कि जैसे हमारा स्किन है वो फर्स्ट लेयर है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बाहर बैक्टीरिया, फंगस सब कुछ घूम रहा है, तो हमारा स्किन है जो हमें बचा रहा है बाहर की जर्म्स से, एंट्री से। नेक्स्ट लेयर जो है, जैसे मान लो हम सांस ले रहे हैं या मुंह से सांस ले रहे हैं या बोल रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, तो हमारे अंदर जा सकते हैं ये बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। तो हमारा जो नोज़ हेयर है वो सेकंड लेयर हो जाएगा जो हमें प्रोवाइड करेगा थोड़ा एक क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन। उसके बाद जो थर्ड लेयर आता है कि अगर भाई घुस ही गया तुम्हारे अंदर कोई जर्म या कोई वायरस या कोई एंटीजन बोल सकते हैं, या कोई फॉरेन पार्टिकल तुम्हारे अंदर घुस ही गया, तो थर्ड लेवल पे अपना WBC एक्ट कर रहा होता है। अब WBC में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानना कि ये एक ऑर्डर में एक्ट करता है। सबसे पहले काम करेंगे तुम्हारे बेसोफिल और यूसिनोफिल, जो पहले दो थे, मतलब मैंने ऑर्डर में बताया था ना, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये सबसे पहले काम करेंगे। सेकंड नंबर पे काम करेंगे तुम्हारे न्यूट्रोफिल, जो कि सबसे ज़्यादा थे, 60 to 70% WBC न्यूट्रोफिल ही थे, ये वही काम करेंगे सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे तुम्हारा काम करेंगे जो लास्ट में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। मोनोसाइट लार्जेस्ट है, लिम्फोसाइट तुम्हारा सबसे कम टाइम स्पेन जिसका था ना, लिम्फोसाइट आधा दिन से एक दिन में ही मर जा रहा था, ये वो लिम्फोसाइट है जो कि सबसे कम है। और स्मॉलेस्ट भी यही लिम्फोसाइट ही है, मतलब स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन लाइफ स्पैन, दोनों ही लिम्फोसाइट है। और ये है तुम्हारा लार्जेस्ट WBC, ठीक है। तो ये इस ऑर्डर में काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑर्डर में काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले आते हैं हम बेसोफिल और यूसिनोफिल के बारे में पढ़ने में। यूसिनोफिल होता क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन क्या आएगा यूसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में। तो विच टू WBC फाइट अगेंस्ट नॉन लिविंग एंटिटीज़। जो नॉन लिविंग जर्म्स आ गए ना हमारे अंदर, जैसे मान लो डस्ट आ गया, जैसे मान लो कोई कंकड़ आ गया, जैसे कुछ भी आ गया जो कि लिविंग नहीं है, उसका कोई ताल्लुकात नहीं है जिंदा होने से, तो नॉन लिविंग के अगेंस्ट फाइट करने का काम करेंगे हमारे बेसोफिल और यूसिनोफिल। पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि ये कैसे काम करते हैं। काम ये ऐसे करते हैं कि सबसे पहले बेसोफिल जो होता है, ये बेसोफिल जो है वो टेस्ट करता है कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग, इधर इट इज़ लिविंग और इट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है। अगर इसे पता चल जाता है कि ये लिविंग है तो फिर ये कुछ नहीं करता, ये बोलता है कि भाई अब आगे वाले देख लेंगे। अगर इसे पता चलता है कि ये नॉन लिविंग है तो ये बंदा एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको मैं डब्बे में बना देता हूँ, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन, अब हिस्टामाइन को तुम हेपारिन से कंफ्यूज मत करना। हेपारिन एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता था, वो पॉलीसेकेराइड होता था, वो कार्बोहाइड्रेट होता था, वो लीवर बनाता था, वो आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता था, वो अलग चीज़ थी हेपारिन। ये है हिस्टामाइन। तो ये जो हिस्टामाइन है बेसोफिल ने प्रोड्यूस किया, इसका क्या काम था। इस हिस्टामाइन से एक्टिव हुआ तुम्हारा, एक्टिवेट्स योर यूसिनोफिल। यूसिनोफिल को बोलता है भाई सोते राक्षस जाग जाओ, कुछ नॉन लिविंग एंटिटी आ चुकी है, इसको हमें भगाना है। तो यूसिनोफिल क्या करता है, बोलता है अच्छा कोई नॉन लिविंग एंटिटी आ गई, इसको भगाना है, तो क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस एलर्जी। आपको स्नीजिंग हो सकती है, आपको खांसी आ सकती है, आपको कोल्ड हो सकता है, जुकाम हो सकता है कुछ दिनों के लिए, या किसी भी तरीके से वो नॉन लिविंग एंटिटी को अपने से बाहर निकालने के लिए यूसिनोफिल आपके अंदर एलर्जी प्रोड्यूस कर देगा। कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, तो यूसिनोफिल मोस्टली उनका एक्टिव हो जाता है और वो उन्हें खांसी आती रहती है कि वो जो नॉन लिविंग एंटिटी आ गई है उसको हमें भगाना है।
तो इस तरीके से काम कर रहे हैं तुम्हारे यूसिनोफिल और बेसोफिल। बेसोफिल ने बेसिकली सबसे पहले टेस्ट किया कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। लिविंग है तो भाई ये मेरा इसमें सेक्टर नहीं है, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। नॉन लिविंग है तो भाई लो हिस्टामाइन प्रोड्यूस कर देता हूँ। हिस्टामाइन जैसे ही प्रोड्यूस हुआ वो यूसिनोफिल को एक्टिव किया। जैसे ही एक्टिव हुआ हमें छींक आई और सेंड पार्टिकल बाहर निकल गया। तो ये हमारा नॉन लिविंग एंटिटीज़ से हम बच गए। सेकंड नंबर पे अब हम किससे बचना चाहते हैं? अब हम बचते हैं प्योर लिविंग एंटिटी से। प्योर लिविंग, तो प्योर लिविंग से कौन बचाता है? मैं प्योर लिविंग होता क्या है? प्योर लिविंग, प्योर लिविंग एक टर्म है कि मतलब जीवित थे, जीवित हैं, जीवित रहेंगे वाला। वो आता है तुम्हारा बैक्टीरिया और फंगस वाला कैटेगरी। इससे कौन बचाता है? जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो बचाता है, न्यूट्रोफिल। थर्ड नंबर, न्यूट्रोफिल थर्ड नंबर पे एक्टिव होता है। ये बोलता है कि अच्छा कुछ जीवित आ गया तो हम बचाएंगे। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? न्यूट्रोफिल हमें प्योर लिविंग से बचाता है। क्वेश्चन आएगा कि क्या न्यूट्रोफिल हमें बैक्टीरिया से बचाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, बैक्टीरिया से बचाएगा। क्या ये हमें फंगस से बचाएगा? हाँ, ये हमें फंगस से बचाएगा। क्या ये हमें प्रोटोजोआ से बचाएगा? हाँ, ये हमें प्रोटोजोआ से बचाएगा। क्या ये हमें वायरस से बचाएगा? ना भाई ना, ये वायरस से नहीं बचाएगा। क्यों? वायरस इज़ नॉट प्योर लिविंग। वायरस जब तक अपनी बॉडी के अंदर आता नहीं तब तक वो जीवित होता नहीं। वायरस जब तक बॉडी के बाहर रहता है, जैसे कोरोना वायरस ही था, तो वो इनएक्टिव है, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा है जब तक वो बाहर किसी सरफेस पे प्रेजेंट है। जब वो बॉडी के अंदर आएगा तभी वो लिविंग होता है, और लिविंग होने के बाद ही वो अपने इफ़ेक्ट्स दिखाता है। तो इट इज़ नॉट प्योर लिविंग। 100% टाइम पे वो लिविंग नहीं था, पहले नॉन लिविंग था, फिर कन्वर्ट हो गया लिविंग में। बॉडी के अंदर आने से उनके प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं वायरस के। तो इस तरीके से न्यूट्रोफिल अपना वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता। ये हमारा सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस से काम करता है। अब न्यूट्रोफिल करता क्या है? सपोज़ एक ये आया बैक्टीरिया, तो न्यूट्रोफिल है ये। न्यूट्रोफिल ने देखा अरे लो बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगा ऐसे। इसको बोलते हैं इनगल्फ कर लिया। इस इनगल्फ करने को क्या बोलते हैं? इनगल्फ कर लिया। इसको साइंटिफिक टर्म में प्रोसेस बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब खा लेना, फैगो मतलब पूरा खा लेना। फैगो मतलब पूरा भरपूर, पूरा बैक्टीरिया को ही खा लिया, फैगोसाइटोसिस कर लिया। तो इस तरीके से वो पूरे बैक्टीरिया को ही खा लेता है न्यूट्रोफिल। सेकंड आता है तुम्हारा न्यूट्रोफिल के बाद ड्रिंकिंग। जैसे एक तो हो गया पूरा बैक्टीरिया खा लेना, एक होता है बैक्टीरिया को ना ड्रिंक कर लेना, ड्रिंकिंग बैक्टीरिया। उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया है ये, उसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कुछ उसका क्रोमोसोम्स पड़े होंगे, कुछ होगा, और ये साइटोप्लाज्म होगा। तो ये क्या करेगा? न्यूट्रोफिल एक पाइप डालेगा और न्यूट्रोफिल एकदम मस्त सिरप की तरह सब कुछ पी लेगा और बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर देगा ऐसे लुम्प सब में। बस सेल ऑर्गेनेल्स बच जाएंगे और बाकी सब पी लेगा। तो इसको बोलते हैं कि उसने सेल को ड्रिंक कर लिया, न्यूट्रोफिल ने सेल को ड्रिंक कर लिया। तो एक हो गया फैगोसाइटोसिस, और इसको बोलते हैं हम पिनोसाइटोसिस। तो इस तरीके से न्यूट्रोफिल हमारा एक्ट करता है, और न्यूट्रोफिल हमें प्योर लिविंग के अगेंस्ट बचाता है। इसका कीवर्ड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि प्योर लिविंग के अगेंस्ट कौन बचाता है? वो है हमारा न्यूट्रोफिल, हमें प्योर लिविंग के अगेंस्ट बचाता है। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब इनका कीवर्ड क्या है? अब भाई वो नॉन लिविंग था तो पहले से बच गया, प्योर लिविंग था तो न्यूट्रोफिल ने देख लिया। तो इसका काम क्या बचा? ये हमें देता है एडवांस्ड इम्यूनिटी। इसका टर्मिनोलॉजी आएगी एडवांस्ड इम्यूनिटी कौन देता है? कैसे एडवांस्ड इम्यूनिटी? अगेंस्ट वायरस कौन बचाता है? हमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बचा रहे होते हैं अगेंस्ट वायरस।
कैसे? बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन। यहाँ आया ना मज़ा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। कोई भी बाहर से एंटीजन आया, कोई भी फॉरेन बॉडी आई, ये गंदा डेविल, उसको हमारा एंटीबॉडी किल करेगा। और एंटीबॉडी किल, ये जो एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, इनके बीच में एक की लॉक रिलेशन चलेगा। की लॉक रिलेशन, मैं की लॉक क्यों बोल रहा हूँ और मैं समझा क्यों रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर वायरस की कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की एंटीबॉडी स्मॉल पॉक्स वायरस पे काम कर जाए, स्मॉल पॉक्स वायरस की एंटीबॉडी कोरोना वायरस पे काम कर जाए। हर वायरस के लिए एक अलग एंटीबॉडी होगी जो आपके खुद WBC बना रहे होंगे। और स्पेसिफिकली बोलें तो ये सारा काम मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ही संभाल रहे होंगे। एक की लॉक रिलेशन होगा। आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो 100% मैच नहीं होगी दूसरे पर्सन की एंटीबॉडी के लिए, वो पार्टिकुलरली आपकी बॉडी के लिए उस वायरस के अगेंस्ट बनाई गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से की लॉक रिलेशनशिप फॉलो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी में। नेक्स्ट है ये काम कैसे करते हैं, होता क्या है, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें जो भी मैं की वर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगा, उनको ध्यान रखना। ये रहा आपका बड़ा सा मोनोसाइट। बड़ा सा क्यों भाई? ये लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट WBC क्या होता है? मोनोसाइट। तो ये आपका मोनोसाइट रहा और ये आया हमारा वायरस, टक 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 टक, ये हमारा वायरस। तो वायरस ने देखा, अपना फैलाना कोशिश चालू किया, मोनोसाइट ने देखा अरे वायरस आ गया, तो ये क्या करेगा, ये कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं साइटोकिन। वो साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा। एक केमिकल होता है साइटोकाइन, इसको मैं बॉर्डर कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा विच WBC प्रोड्यूसेस साइटोकाइन, तो उसका आंसर होगा मोनोसाइट। विच WBC इज़ रिलेटेड विथ नॉन लिविंग इम्यूनिटी, तो उसका आंसर होगा बेसोफिल एंड यूसिनोफिल। विच WBC इज़ रिलेटेड विथ प्योर लिविंग इम्यूनिटी, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। विच WBC गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन हिस्टामाइन कम्स, तो इसका आंसर होगा यूसिनोफिल। विच WBC प्रोड्यूसेस हिस्टामाइन, तो इसका आंसर होगा बेसोफिल। विच WBC इज़ द लार्जेस्ट, इसका आंसर होगा मोनोसाइट। विच WBC हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज इन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर होगा बेसोफिल, 0 से 1%। विच WBC हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल, 60 to 70% WBC न्यूट्रोफिल ही होते हैं। विच WBC इज़ द स्मॉलेस्ट, इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। विच WBC सर्वाइव्स द स्मॉलेस्ट, इसका भी आंसर होगा लिम्फोसाइट। विच WBC सर्वाइव्स द लार्जेस्ट, इसका आंसर होगा बेसोफिल। तो ये सारे क्वेश्चन जो छोटे छोटे मैं बोल रहा हूँ सब आ सकता है, एक भी शब्द मेरा मिस मत करो। अब साइटोकाइन प्रोड्यूस हुआ, साइटोकाइन मोनोसाइट ने प्रोड्यूस किया और वो गया कहाँ? वो गया लिम्फोसाइट पर। ये मैं त्रिशूल टाइप का क्या बना रहा हूँ बताता हूँ। दीज आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग स्पॉट्स और ये है तुम्हारा लिम्फोसाइट। अब हो क्या रहा है, जो साइटोकाइन आ रहा है वो लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा है, एंटीबॉडी बन रहा है। तो जो लिम्फोसाइट है साइटोकाइन के आने पर क्या करता है? जो लिम्फोसाइट है वो दो चीज़ें बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बनाता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी आएगी, क्या करेगी? फाइट करेगी भाई, फाइट करेगी। जो भी जर्म्स हैं, जो भी एंटीजन है, उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है, तो वो हमारा लिम्फोसाइट कर रहा है। दूसरा वो बनाएगी मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या होता है भाई? मेमोरी सेल होता है एक लाइफ टाइम के लिए एक सेल बन जाता है जो बताता है कि ये वाला वायरस हमें पहले अटैक कर चुका है, इस वायरस को हराने के लिए ये एंटीबॉडी पहले बनाई गई थी, इसकी ये डिज़ाइन है, और अगर फिर से ये दिख गया वायरस
तो यही वाला दवाई, यही वाला एंटीबॉडी हाल की हाल बना देना है और इस वायरस की ऐसी तैसी कर देनी है। तो एक मेमोरी सेल बन जाएगा जो कि लाइफ टाइम के लिए बन जाएगा, और क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए बन गया इसीलिए हमारे पास लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो जाती है जब हमें कोई वायरस अटैक करता है। जैसे स्मॉल पॉक्स का हम टीका लगवा देते हैं, वैक्सीनेशन, या फिर कोविड के लिए भी वैक्सीनेशन चलने लग रहा था। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके अंदर मेमोरी सेल बना रहा है कि एंटीबॉडी मैंने बना दी मरे हुए जर्म्स से ही, अब उस एंटीबॉडी को फाइट करने के लिए फाइट कर लिया, हमारी बॉडी पहले से ट्रेन हो गई, हमने मेमोरी सेल बना लिया, हमें पता है कि अब अगली बार सही वाला जब वायरस आएगा ना तो हमें पता है कि हमें कैसे फाइट करना है। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन काम कर रहा होता है। अब क्या है, मेमोरी सेल वैसे लाइफ टाइम रहता है, लेकिन कोविड क्या होता है, कोविड का जैसे एक डेल्टा वेरिएंट आया तो उसके लिए हमारे अंदर है, किसी को कोविड हो गया डेल्टा वेरिएंट से, तो अब डेल्टा वेरिएंट से ज़िंदगी भर कभी कोविड नहीं हो सकता क्योंकि मेमोरी सेल है। लेकिन साला वो वायरस ही अगर म्यूट करके ओमिक्रॉन बन गया तो अब क्या है, उसका मेमोरी सेल तो है नहीं हमारे पास, तो हमें दोबारा कोविड हो सकता है लेकिन कोई दूसरे वेरिएंट से। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हल्का बहुत भी अगर वायरस में चेंज आया तो वो की लॉक रिलेशन फॉलो नहीं होगा, वायरस अपने आप को म्यूट कर लेगा, आपको फिर से कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से रहता है। अब नेक्स्ट ये तो हो गया इम्यूनिटी किस तरीके से प्रदान हो रही थी। वैक्सीनेशन का भी मैंने थोड़ा आइडिया दिया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन अपना काम करता है। तो अब एक क्वेश्चन आएगा कि विच WBC प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। मतलब एंटीबॉडीज़ तो बनाएंगे WBC, ये सबको पता है, लेकिन कौन सा WBC है, 5 होते हैं। तो इसका आंसर है लिम्फोसाइट। क्योंकि लिम्फोसाइट ही था ना जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक मेमोरी सेल और एक एंटीबॉडी। तो कौन बना रहा है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट बना रहा है एंटीबॉडी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो वैक्सीनेशन है ना वो डिस्कवरी किसने की थी, या फिर कह लो वैक्सीनेशन की डिस्कवरी किसने की, या फिर आपका फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है। इम्यूनोलॉजी बेसिकली वैक्सीनेशन से ही डील हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा एडवर्ड जेनर। काइली जेनर तो सबको याद होगा, एडवर्ड जेनर भी याद करो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं WBC के बारे में। यहाँ तक हमारे सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। एक फैक्ट कि इसका शेप कैसा है। RBC का शेप याद करिए, बाई कॉन्केव, दोनों साइड से कॉन्केव था और फिक्स्ड है। सारे RBC बाई कॉन्केव ही रहते हैं, लेकिन WBC जो है वो इर्रेगुलर शेप में होता है, यानी कि अमोएबा टाइप के शेप में होता है। इसका कोई शेप नहीं होता है, अपना शेप और साइज सब कुछ चेंज करता रहता है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या RBC के पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता था? आंसर है नहीं होता था मैच्योर RBC के पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन WBC के पास होता है। यस, दे आर न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड है। थर्ड है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन याद करिए RBC का 120 दिन रहता था, इनका आधा दिन से लेके 15 दिन तक कुछ भी रह सकता है। आधा दिन, एक दिन जीता है आपका लिम्फोसाइट और 15 दिन तक जीता है आपका बेसोफिल। तो इसके बीच में ऑप्शन में आएगा तो मोस्टली ऐसा आता है कि अप टू 15 डेज़ WBC का लाइफ स्पैन होता है। तो ये हो गया लाइफ स्पैन। चौथा अब हम बात करेंगे कि वेदर दे हैव गोल्गी बॉडीज़। तो गोल्गी बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गोल्गी बॉडीज़ भी इनके अंदर होती हैं। बेसिकली ये बहुत बड़े से सेल हैं, इनके अंदर मोस्टली सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं फॉर्मेशन पे, कहाँ बनते हैं ये। तो फॉर्मेशन जैसे आपके RBC बन रहे थे बोन मैरो में, ये भी आपके बोन मैरो में ही बनेंगे। और बोन मैरो का मतलब क्या होता है, लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो अपना वर्टिब्रा है, जो अपना फीमर है, वो बना रहे हैं आपके RBC को। फॉर्मेशन ये तो तब है जब बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हैं या फिर अडल्ट हैं तब। लेकिन अगर एम्ब्रियो स्टेज में है तो एम्ब्रियो स्टेज में कौन बना रहा है हमारे इसको WBC को, तो वही जैसे RBC बन रहे थे लीवर में, यहाँ भी लीवर में बनते हैं। ग्रेवयार्ड क्या है,
आरबीसी का ग्रेवयार्ड था आपका स्प्लीन, डब्ल्यूबीसी का ग्रेवयार्ड होता है लीवर। लीवर में सारे डब्ल्यूबीसी मर रहे होते हैं, बाकी 90% डब्ल्यूबीसी लीवर में मरते हैं। जो 10% डब्ल्यूबीसी हैं वो अपने ब्लड में ही मर जाते हैं, ब्लड। तो ग्रेवयार्ड जो होता है वो होता है लीवर और ब्लड। लेकिन अगर मेनली एक पूछा जाए कि वेयर इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो हमें लीवर मार्क करना होगा अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट आया तो, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि 90% वहीं मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ, कि एड्स क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से ही पता है हमें कि इम्यूनो डेफिशिएंसी, हमारी इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका HIV वायरस है वो अटैक करता है लिम्फोसाइट्स पे। भाई बहुत गलत जगह अटैक करता है। क्यों? और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस योर एंटीबॉडीज़। अब भाई जो एंटीबॉडीज़ बना रहा था उस पर ही तुमने अटैक कर दिया, और लिम्फोसाइट्स ही अगर डैमेज्ड हो गए तो अब हमें दूसरी बीमारियों से कौन बचाएगा और कैसे बचाएगा। इसीलिए एड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, क्योंकि एड्स से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता एड्स से। लेकिन अब हमें अगर जुकाम भी हो गया ना, तो अब हमें जुकाम ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनेंगी अब जुकाम की। मतलब कोई भी डिसीज़ जो हमें पहले नहीं हुई थी उसके लिए अब हमारे पास एंटीबॉडी बनाने का कोई तरीका नहीं है। लिम्फोसाइट्स हमारी एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे, हम बस दवाइयाँ खाते रहेंगे, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़, मतलब हम मर जाएंगे स्लो एंड पेनफुल डेथ। नेक्स्ट अप इज़ प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। कोविड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बंदे को कोविड हो गया तो उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये मान लीजिए इसका ब्लड सैंपल है, ब्लड जिसका प्लाज्मा है, ठीक है। इस प्लाज्मा को दे देंगे, डोनेट कर देंगे किसी दूसरे बंदे को। तो भाई इस बंदे को कोविड हो गया था, तो इसने एंटीबॉडीज़ भी बना ली हैं जो कि इस प्लाज्मा में है, तो हमने डोनेट कर दिया तो एंटीबॉडीज़ भी डोनेट हो गई। तो अब एंटीबॉडीज़ जब डोनेटेड हो गई हैं तो दूसरे बंदे के पास पहले से ही हमें एंटीबॉडीज़ थोड़ी बहुत मिल गई, तो जो मदद हो रही है कि हाँ इतनी जल्दी थोड़ा रिकवरी जल्दी हो जाएगा, कि हमें पहले से ही किसी ने एंटीबॉडीज़ दे दी कोविड सेम वायरस के अगेंस्ट, तो हमें उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। क्या ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है? तो हाँ, ये हेल्पफुल होता है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, इट इज़ हेल्पफुल बट इट इज़ नॉट इंटायरली, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, नॉट वेरी इफेक्टिव। क्यों? इट इज़ हेल्पफुल ऑब्वियसली बट नॉट वेरी इफेक्टिव। वाई? रीज़न बीइंग, जो एंटीजन और एंटीबॉडी का की लॉक रिलेशन है ना, वो एंटीबॉडी आपने अपने बॉडी के अनुसार आपकी बॉडी ने बनाई थी। आप किसी दूसरे को डोनेट कर देंगे तो वो मैच 100% नहीं हो पा रहा होगा। मान लीजिए 60%, 50% मैच हुआ, 70% मैच हुआ, तो वो थोड़ा बहुत मदद करेगा, लेकिन एंटायरली उसे क्योर कर देगा कोविड से, वैसा नहीं होगा, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है WBC। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, और हमारा ब्लड टॉपिक ख़त्म। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। नाम है थ्रोम्बोसाइट, काम है ब्लड क्लॉटिंग। नाम है थ्रोम्बोसाइट, काम है ब्लड क्लॉटिंग। हमें ये पता है और याद भी है कि 0.001 ml यानी कि 10⁻³ ml में 1.5 to 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये अभी हमने देख लिया। पर सर प्लाज्मा में भी तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन वाले प्रोटीन होते थे, वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते थे।
तो प्लाज्मा भी कर रहा है, दे ऑल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और ये भी कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, लेकिन मेजर जो रोल है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि मेजॉरिटी बेसिस पे कौन ब्लड क्लॉटिंग कर रहा होता है, तो वो आपका प्लाज्मा ही, वो आपका प्लेटलेट्स ही हैं जो कि आपकी मेजॉरिटी ब्लड क्लॉटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। पहला फैक्ट, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जस्ट लाइक आरबीसी। तो इसको ऐसे याद मत रखिए किसके पास न्यूक्लियस है किसके पास नहीं है, ऐसे भूल जाएंगे। आप ऐसे याद रखिए, द ओनली ब्लड कॉर्पसल हैविंग अ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज डब्ल्यूबीसी। बाकी किसी के पास नहीं होता है। द ओनली ब्लड कॉर्पसल्स हैविंग अ न्यूक्लियस और अ माइटोकॉन्ड्रिया इज डब्ल्यूबीसी। तो इसके पास नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। साइज़ की बात करें तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पसल। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों ही प्लेटलेट से बड़े होते हैं। कितने होते हैं वो हमने देख लिया। थर्ड नंबर पे हम आएंगे शेप जो इसका होता है ना, वो होता है इर्रेगुलर शेप, जस्ट लाइक डब्ल्यूबीसी। अमोइबा टाइप का शेप होता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं है कि हम बोल सकेंगे हाँ दिस इज़ द शेप ऑफ प्लेटलेट। अलग अलग प्लेटलेट अलग अलग शेप में आते हैं। तो इसमें ऐसे याद रखिए, द ओनली ब्लड कॉर्पसल हैविंग अ डेफिनेट शेप दैट इज़ बाइकॉन्केव इज़ आरबीसी। बाकी किसी के पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। चौथा है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन 120 दिन होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का होता है अप टू 15 डेज और इसका होता है 1 वीक। 7 दिन में प्लेटलेट्स मर जाते हैं। अब आता है फॉर्मेशन। इतना ज़्यादा मर रहे हैं तो फॉर्म भी तो जल्दी जल्दी होंगे। तो फॉर्म कहाँ होते हैं, वही अपना पुराना बोन मैरो फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन। जिनके पास भी हैं बोन्स, वो सब लॉन्ग बोन्स में ही बनाएंगे, और जिनके पास बोन नहीं है, एम्ब्रियो स्टेज में है, वो आपका लिवर में फॉर्मेशन हो रहा होगा फॉर एम्ब्रियो स्टेज। 6th है ग्रेवयार्ड। आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या था, स्प्लीन। डब्ल्यूबीसी का ग्रेवयार्ड क्या था, लीवर। प्लेटलेट का ग्रेवयार्ड क्या है, बैक टू स्प्लीन, बैक टू स्प्लीन। रोल क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आपका हो गया पूरा प्लेटलेट। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, कैसे हो रहा है। तो अब मैं आपको एक बार प्रोसेस समझा देता हूँ। इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस के बाद जो 5 क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग से बन सकते हैं वो हम बता देंगे। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या होता है, हमारा एक हाथ है, वहाँ पर हमें चोट लग गई। जहाँ चोट लगी वहाँ पर जो सेल्स हैं वो डैमेज हुए होंगे। जैसे ही सेल्स डैमेज हुए वो कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करेंगे। कैल्शियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय डैमेज्ड सेल्स। तो जो डैमेज सेल हैं उनने कैल्शियम आयन प्रोड्यूस किया। हमारा जो प्लाज्मा था उसमें एक प्लाज्मा प्रोटीन था प्रोथ्रोम्बिन, आपको याद होगा। तो जो कैल्शियम आयंस हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करते हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन था, और इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बिन। ठीक है, हुआ क्या देखिए फिर से। कैल्शियम आयन प्रोड्यूस हो रहे थे बाय आर डैमेज सेल्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट किए। प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करने के बाद प्रोथ्रोम्बिन बन गया थ्रोम्बिन। ये हो गया आपका पहला स्टेप ख़त्म। स्टेप टू क्या है कि जो आपका थ्रोम्बिन था ना, जो बना, ये थ्रोम्बिन आपके फाइब्रिनोजन से रिएक्ट करेगा।
प्लाज्मा प्रोटीन में एक फाइब्रिनोजन भी था, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन का जो फाइब्रिनोजन है उससे रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा फाइब्रिन। फाइब्रिन बेसिकली एक फाइबर टाइप का सब्सटेंस होता है। तो दो प्लाज्मा प्रोटीन थे जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल थे, वो थे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। दोनों का हमें यूज़ समझ में आ गया। प्रोथ्रोम्बिन वो था जिससे कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट करके थ्रोम्बिन बनाए। थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजन से रिएक्ट करके फाइब्रिन बना दिया। ठीक है। अब थर्ड क्या है? थर्ड है, जैसे मान लीजिए आपको ये चोट लगी, ठीक है, अब प्लेटलेट आएंगे छोटे छोटे, वो ऐसे चिपक जाएंगे, वो अपना ब्लड क्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लॉटिंग करेंगे ही, तो ये कर रहे हैं वो ब्लड क्लॉटिंग, ये चिपक गए ब्लड क्लॉट। अब इससे तो अच्छा ब्लड क्लॉट हो नहीं पाया, तो क्या होगा, ये जो फाइब्रिन बना है ना वो आएगा और इन प्लेटलेट्स के बीच में एज वायर्स फंस जाएगा, ऐसे टक 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 टक। तो ये जो है एक फाइब्रस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा फाइब्रिन और प्लेटलेट्स की मदद से। और ये जो स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे और ठोस होता रहता है, जैसे जैसे हमारा ब्लड जो क्लॉट है वो थोड़ा ऑरेंजिश, फिर रेडिश, फिर डार्क रेडिश, फिर ब्राउनिश ऐसा होने लगता है ना, तो वो उतना ज़्यादा फाइब्रिन अटैच होता जा रहा है, वो उतना ज़्यादा ठोस बनता जा रहा है वो स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे नीचे स्किन का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये आपका फाइब्रिन जो फाइबर टाइप से था, ये आपका प्लेटलेट, ये दोनों मिलके आपका ब्लड क्लॉट बना देंगे। तो ये रिएक्शन कैसी रहेगी? ये रहेगी कि फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट बना देंगे आपका क्लॉट। दिस रिएक्शन हेल्प किसके मदद से होती है? वो होती है विटामिन के। विटामिन के अगर हम खाएंगे, विटामिन के हमारी बॉडी मतलब मिल ही जाता है आसानी से, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम खाएं। तो विटामिन के इज़ हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। जो आपका ये जो रिएक्शन हो रहा है ना फाइब्रिन और प्लेटलेट का, वहाँ पर विटामिन के का मोस्ट हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा टोटल ब्लड क्लॉटिंग कैसे काम करता है। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में होगा आपका कैल्शियम आयन प्रोड्यूस होंगे। कैल्शियम आयन जो प्रोड्यूस हुए वो आपके प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करेंगे और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बन जाएगा, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन भी रिएक्ट करता है जो प्रोटीन रहता है। थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और फाइब्रिन और प्लेटलेट मिला के क्लॉट बना देंगे। अब हम आते हैं वो 5 क्वेश्चंस पे जिसके बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 1, विच मिनरल इज़ हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग? आंसर क्या आएगा? कैल्शियम आयन वो मिनरल है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। सेकंड क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर होगा विटामिन के। अगर आपको एक बार प्रोसेस पता है ना, तो अब ये सारी चीज़ें रट्टा नहीं मारनी पड़ेंगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोटीन इज़ हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है वही कैल्शियम आयन के साथ हेल्पफुल था ना आपका प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो विच प्रोटीन इज हेल्पफुल? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन नंबर 4, विच एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन? कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करेगा? कौन सा हेल्प करेगा? थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन एंजाइम 2 वहाँ हैं। एक तो आपका थ्रोम्बिन कर ही रहा है मदद, और दूसरा जो मदद कर रहा है वो कर रहा है पेप्सिन। पेप्सिन स्टोमक से प्रोड्यूस होता है ना, आपके पेप्टाइड जो प्रोटीन्स हैं उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए वो पेप्सिन मदद करता है इस कन्वर्जन में फ्रॉम
फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। यह चौथा क्वेश्चन जो ब्लड क्लॉटिंग से आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी रेयर केस, वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, लेकिन बस सुन लो कि विच एंजाइम हेल्प्स इन मेकिंग स्टेप 1 फास्ट। मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन मिलके अरे यार इतना टफ वर्ड्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन मिलके आपका पहला रिएक्शन कन्वर्ट करे थे ना प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किए थे कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो किस एंजाइम की मदद से वो किए थे? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन था, थ्रोम्बोकाइनेस एग्जाम, ये एंजाइम होगा थ्रोम्बोकाइनेस। काइनेमेटिक्स, स्पीड एंजाइम, तो थ्रोम्बोकाइनेस। ये एंजाइम बेसिकली प्लेटलेट ही प्रोड्यूस करता है, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं इस एंजाइम को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच एंजाइम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लेटलेट्स टू हेल्प इन ब्लड क्लॉट। तो वैसे तो प्लेटलेट खुद ही पूरा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये एक एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि पहले स्टेप पे हेल्प कर रहा था। तो इसलिए हम समझ रहे हैं ना कि कौन मेजर हुआ ब्लड क्लॉटिंग में, आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ही वो थ्रोम्बोकाइनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयंस आपका प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर पाए थे। तो ये आपका ब्लड क्लॉट ख़त्म हुआ। ये आपके 5 क्वेश्चंस, ये आपका जो प्रोसेस है ब्लड क्लॉट का वो रहा। हमारा जो ब्लड चैप्टर है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। 2 फैक्ट हैं जो क्वेश्चन याद रखिए, 3 फैक्ट हैं बेसिकली। पहला है कि टाइम कितना लगता है ब्लड क्लॉट में, ये कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, बस आप जान लीजिए 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है आपका ब्लड क्लॉट स्टार्ट होने में, मतलब फॉर्मेशन चालू होने में। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, पर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर ब्लड बैंक से और ब्लड से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि विच केमिकल, अगर आपने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो एक केमिकल मिला देते हैं आपके ब्लड के उस थैले में, जिससे कि वो बेसिकली जमता नहीं है, वहाँ पर क्लॉट नहीं बन रहे होते हैं। तो वो कौन सा केमिकल है? विच केमिकल इज़ यूज्ड इन ब्लड बैंक, या फिर कह लो ब्लड बैग, व्हेन यू आर डोनेटिंग योर ब्लड। कौन सा केमिकल होता है? वो होता है सोडियम ऑक्जेलेट, या फिर वो होता है सोडियम साइट्रेट। ऑक्जेलेट क्या है? वही टोमेटो आप पता ही है, ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो में, ऑक्जेलिक एसिड। तो उसमें अगर सोडियम डाल देंगे तो सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा, और उसको अगर आप ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ करेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा। साइट्रेट हमें पता है नींबू में होता है, साइट्रिक जूसेस में होता है, और आपके मौसमी में होता है। तो इसमें जब सोडियम रिएक्ट करेगा तो इसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है बेसिकली, तो यहाँ से सोडियम साइट्रेट बन जाएगा, जो कि आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। ये एंटी क्लॉट एजेंट है। जैसे मान लीजिए, आप इसको ऐसे याद रख लो, मतलब कि अगर आपको एक चोट लग गई, तो चोट लग गई, क्लॉट हो रहा है, अब आप चाहते हैं कि क्लॉट हो ना, तो नींबू निचोड़ दो। वहाँ पे अगर आपने नींबू निचोड़ दिया चोट के ऊपर, तो भाई सिट्रिक एसिड आपके सॉल्ट्स वगैरह से रिएक्ट करके सोडियम साइट्रेट बना लेगा और क्लॉट नहीं होने देगा, वो बहता रहेगा खून, और वहाँ पे क्लॉट नहीं जम पाएगा। आप नींबू निचोड़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कि कौन सा केमिकल जो रिएक्ट करता था। और एक था हमारा जो ब्लड है ना, उसके अंदर ही एक केमिकल है, एक प्रोटीन है बेसिकली, जो लीवर बना रहा है, जो हमारा एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, वो आपको क्लॉटिंग नहीं करने देता। उसका नाम क्या है? वो है हेपारिन। वो अलग है। हेपारिन हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड वेसल्स के अंदर बाहर आ गया, उसको भी क्लॉट नहीं होने देना है, तो क्या करें? नींबू निचोड़ दो भाई। सोडियम ऑक्जेलेट या सोडियम साइट्रेट आपका इस चीज़ में भी मदद कर सकते हैं। तो ये होता है ब्लड चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम
ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, और उसके आगे न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। तो ऐसे चलता रहेगा। थैंक यू।